आज के वीडियो में हम रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन लेके चलेंगे। मैथमेटिक्स कंसेप्ट ही होगा उसमें भी। यहां पर मैंने एक सिंबल दे दिया ये वाला, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये हियर इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट का मतलब ये हो गया कि ये बड़ा पूर्णांक, बड़े से बड़ा पूर्णांक है, ठीक है। तो अब आपके पास एक कंसेप्ट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x वेयर x इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन दिया है। ये आपका जो कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जो बड़े से बड़े पूर्णांक का जो कंसेप्ट है, ये आजकल 10th क्लास से पहले ही आपके मैथ में आपको देखने को मिलने लगा है। पहले तो 11th क्लास में मिलता था ये, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है ना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 3। ये है, ठीक है। यहां सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए ये होता क्या चीज है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये मैं गारंटी देता हूं, अब की बार आपको चाहे सीईटी का क्वेश्चन हो, चाहे सीईटी का पेपर हो, चाहे सीटेट का और चाहे स्टेट का, उसमें एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है आपको, ठीक है। यहां देखो क्या होता है, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। अगर आपके पास ये x है, x की वैल्यू -5 है, तो ये एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो ये लगा के चलो कि ये इंटीजर है तो कंप्लीट इंटीजर हो गया, तो इसकी वैल्यू -5 आ गया। अगर इसको मैं -4.9 भी लेता हूं, यानी कि 5 से थोड़ा सा भी कम ले लिया, तो इसकी वैल्यू -5 आएगी, यानी कि जस्ट इससे छोटे वाली वैल्यू आएगी। इससे जस्ट छोटे वाला पूरा जो अंक है, पूर्णांक है, जो कंप्लीट इंटीजर है वो आएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो कंप्लीट इंटीजर है वो यही आएगा। और अगर इसको मैं प्लस का 4.9 लेता तो ये प्लस का 4 आता, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 कंप्लीट को 5 नहीं हुआ कंप्लीट, तो कितना हुआ कंप्लीट 4 हुआ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब यहां इसी को सोल्व करते हैं हम। आपके पास एक्स स्क्वायर है, 1.5 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस है 2 इंटू 1.25 कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर आपके पास आ गया 2.25, सॉरी इसका स्क्वायर आपके पास आ गया 12 और 13 की होगी 156, ये आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर ये आ गया। और अब आगे करते हैं हम, यहां इसका स्क्वायर आ गया 2.5, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखते हैं अब क्या आ गया आपके पास। देखो फिर दोबारा इसका स्क्वायर कर दिया 1.25 का, उसका 1.25 का स्क्वायर ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर करके देख लेते हैं एक बार, 125 और 125 की गुणा, 5 25 2 12 5 60 2 62, फिर 12 से कर देता हूं मैं डायरेक्ट। 12 12 5 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 एकम 12 और 3 15, 5 2 6 5 1 डेसिमल 4 डिजिट के बाद ये आ गया, यही आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब जो असली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन है, उसका हमें अब पता चलेगा क्या है। तो ये वैल्यू आपकी 1.5 है, तो इससे जस्ट पहले बड़ा अंक 1 हो गया, ठीक है ना। और ये 2.5 यहाँ कितनी होगी 2 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसका मतलब आपका जो 4th ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ एक बड़ी अच्छी ट्रिक सी लगेगी यहाँ आपको एक। और जो बच्चा 10th क्लास में जिन्होंने अच्छी तरीके से मैथ किया था, उसको पांचवा जो चैप्टर जिसको आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, एपी वाला, वह आराम से कर सकता है। देखो ये क्या दिया है आपके पास, एक एपी है, ठीक है। और एपी कैसी है, एपी आपको यहाँ ओड नंबर दे रखे हैं अप टू 21। इसका मतलब है यहाँ जो नंबर ऑफ द ओड नंबर्स हैं वो कितने हैं, 11 है, ठीक है। ये आप निकाल भी सकते हो। अगर थोड़ा सा लंबा, इसको मैं दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूं। अगर आपके पास यहां देखो, सम ऑफ द एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अगर आपको एल का मतलब लास्ट जो टर्म है, अंतिम पद है, वो पता है तो एल लिखेंगे। अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं हम 2 + n-1 इंटू डी, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। अब यहां आपको एक नई बात मिली है देखने को, क्या है, सभी विषम संख्याओं है। तो आपने बिल्कुल आंख मीच कर, अगर आपका 1 से स्टार्ट होता है विषम संख्या है, ये अब आपको पता होना चाहिए कितनी विषम संख्या है, तो उसका आप आंख मीच के आराम से सूत्र लगा सकते हैं, n²। क्या होगा, n²। और n² को हम यहाँ कितनी थी, 11, तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121 आ गया। तो आपके पास जो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। आपके पास ये प्रायिकता का क्वेश्चन दिया है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो प्रायिकता का है। क्या दिया है, एक थैले में आपके पास, किसी भी बैग में आपके पास कुछ कार्ड हैं जिन पर नंबर है वो लिख रखे हैं, 1 है, 4 है, 5, 6, 9, 12, 13, 17, ये है। एक अभाज्य संख्या के कार्ड के निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ प्रायिकता का पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या होती है वो देखो, जो संभावित परिणाम है, संभावित का मतलब जो आपने निकालना है, ठीक है, जो निकालना है वो, और उसको हम भाग करेंगे कुल परिणाम से, ये प्रायिकता होती है। एक संभावित परिणाम है और उसको भाग करेंगे हम कुल परिणाम से, तो आपके पास ये प्रायिकता आएगी, ठीक है। यहां आगे देखते हैं हम क्या होगा। अब आपके पास संभावित परिणाम कितने हैं, संभावित परिणाम वो है जो अभाज्य संख्या है वो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगी, यहां देखो, 1, 2 और 3। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे, आप 1 है वो अभाज्य लेके चलेंगे, लेकिन 1 ना तो अभाज्य होती ना ही भाज्य होती। तो आपके पास संभावित परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम है 8। तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/8। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 3/8 होगा।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपके पास 9 है, 125 है, 65 है और 217 है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। इनमें से आपने वो छांटना है जो इसमें अलग दिखाई दे रहा है आपको, जो इस सीक्वेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें से एक अलग है। ठीक है, तो 9 है, 28 है, 65 है, 125 है, 217 है। तो यहाँ आपको देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गैप ढूंढने लग जाएंगे या कुछ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या दिया है वो ध्यान से देखना आप। अब जो 9 है आपका वो 2 का घन है। 2 का घन कितना होता है? 8, उसमें जोड़ दिया। अगला है आपका 3 का घन। 3 का घन होता है 27, उसमें 1 जोड़ दिया। अगला है आपका 4 का घन, ये 28 आ गया। ये आपका 65 है, 64 जमा 1 कर दिया। और अगला है 5 का घन। 5 का घन 125 होता है। देखो अब ये 125 दे रखा है यहाँ, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इस सीरीज में सबसे अलग है, इस सीक्वेंस में सबसे अलग है। तो यहाँ पर जो 125 है वो इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल आपका क्षेत्रामिति मेंसुरेशन टॉपिक से दिया है। यहाँ क्या है आपके पास कुछ प्लेटें हैं, जैसे आपके पास ये प्लेट है। ठीक है, और एक के ऊपर एक रखने के बाद इसकी शेप ऐसे बनती जाएगी। ठीक है ना, ऐसे शेप बनती जाएगी। तो ये एक आपके पास एक लास्ट में एक ऐसी शेप बनेगी, ये बेलनाकार आकृति या बेलनाकार ठोस बन जाएगा। ठीक है, आपके पास अब ये जो आकृति बनेगी ये इस प्रकार से बनेगी, ये आकृति। ठीक है, क्या है, सुनीता ने 30 गोलाकार प्लेटें लगाई हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब उसकी त्रिज्या दे दी r, ये r त्रिज्या होगी, ये पूरा व्यास होता है, इसकी आधी त्रिज्या होगी। और मोटाई यानी कि एक प्लेट की मोटाई है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 प्लेट की कितनी होगी आपके पास? 90 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो आकृति बनी है उसकी हाइट कितनी आ गई? 90 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेलन का वो होता है 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, r यहाँ त्रिज्या है और जो आपका आधार है उसकी त्रिज्या है, जो गोलाकार बेस है उसकी त्रिज्या है, h है। यहाँ टोटल हाइट बनी है वो होगी। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r है आपके पास 14 गुणा में 14 जमा हाइट कितनी है? 90 है। ठीक है, ये मैंने गुणा कर दिया, भाग कर दिया। 22 दूनी 44 दूनी 88 और गुणा में ये हो गया आपके पास 104। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 28 8 चौके 32 और 3 35 और 88 3 91 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग में आता है, आयतन घन में आएगा। तो आपके पास जो फोर्थ आंसर है वो राइट रहेगा। क्या दिया है? एक त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर क्रम से उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, पी है वो ए बी का है, क्यू है वो बी सी का है और आर है वो सी ए का है। ठीक है, जैसे आपके पास ये मन त्रिभुज बना दी ए बी सी। यहाँ ए बी का जो मध्य बिंदु है वो पी है, बी सी का क्यू है और ये आर है। अब इनसे मिलाने से एक त्रिभुज बन गया आपके पास। ठीक है, अब क्या दिया है? यदि एबीसी का त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज का जो एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब जो बड़े वाले त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है, और अब ये आपके पास पी क्यू आर है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहां एक मध्य बिंदु पर में होती है, क्या होती है? मध्य बिंदु पर में। वो क्या कहती है? मध्य बिंदु पर में ये कहती है अगर हम किसी भी, चाहिए वो किसी प्रकार की त्रिभुज हो, जरूरी को ना समबाहु या समकोण हो या समद्विबाहु, वो कैसी ही त्रिभुज हो सकती है। और उस त्रिभुज में अगर मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली जो त्रिभुज बनती है वो उसको 4 बराबर क्षेत्रफल में बांटेगी। 4 बराबर क्षेत्रफल में। तो चारों त्रिभुज जो बनेंगी उन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा? वो आपका एक, सभी जो त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल सब हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो आपके पास अब ये देखो, अगर ये कितनी है? 20 है, तो सारे कितने कितने की होगी? 5 की होगी। तो 5 वर्ग इकाई हो गया सभी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 4 त्रिभुज बने, चारों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो यहाँ जो पी क्यू आर है उसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया? 5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो आपके पास ऑप्शन 1 है वो आंसर राइट है।
देखो भाई, क्या है आपके पास अगला सवाल बिल्कुल इजी दे रखा है और बिल्कुल ही आसान है। अगला सवाल आपको क्या दिया है कि एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ये वर्ग है भाई, और एक समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा और वर्ग में जिसकी चारों भुजा। अब इसका परिमाप ये मान लिया 4a, ठीक है। और इसकी अगर एक साइड b है तो इसका परिमाप हो जाएगा 3b। अगर इसकी साइड ये है तो इसका परिमाप 4a हो जाएगा, इसका हो गया 3b, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इसकी तीनों साइड बराबर हैं। अगर इसकी साइड ए है तो ये 4a हो गया, इसकी साइड b है तो ये 3 भी हो गया। अब वर्ग का विकर्ण, इसका विकर्ण दिया है और वो दिया है आपको 6 वर्गमूल 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज बन गई यहाँ वर्ग के अंदर। अगर यो 6 वर्गमूल 2 है, यो ए लिया, यो लिया ए, तो पाइथागोरस लगा के a का वर्ग जमा a का वर्ग बराबर 6 वर्गमूल, ठीक है। देखो, लंब का जमा आधार का बराबर कर्ण का वर्ग, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया 2a की 2 बराबर 36 गुणा में 2। देखो ये इसका वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो आपके पास वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। और 2a की 2 बराबर 72 और a की 2 बराबर 36 और a बराबर 6, ठीक है। आपके पास अब ये क्या आ गया, a का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब जो वर्ग है उसका परिमाप कितना आ गया, 24। और वो किसके बराबर हो गया, 3b के। यहां से b की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। 24 यहाँ 3 है, वो 24 को भाग करेगा इस साइड आके, तो कितनी आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, वर्गमूल 3/4 अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आ गया भाई, √3/4 a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया √3/4 इंटू 64, ये 4 से 16 पे, ये कितना आ गया, 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया भाई। तो आपका जो फोर्थ आंसर है वो राइट आंसर है। ये यहाँ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा, अगर उसकी वैल्यू आपको पता है तो आप आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपको ये सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब टेंजेंट 45 का मान होता है 1 प्लस साइन 45 इसका मान होता है 1/वर्गमूल 2 प्लस कोस 45 उसका होता है 1/वर्गमूल 2 और उसका वर्ग, ठीक है। सभी का वर्ग हमने मान रख दिया उनका, यो 1 आ गया, इसका वर्ग 1/2, इसका वर्ग 1/2, 1। अब याद दौरा दा जुड़ के 1 और 1 और 1 2 आ गया। तो आपके पास जो आंसर 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं P Q R इतने रुपए में खरीदता है, 3330 रुपए में खरीदता है। यदि P की कीमत R से 25% अधिक है, P की कीमत किससे, R से, और R की कीमत Q से अधिक है, तो इसका मतलब सबसे कम कीमत किसकी होगी, Q की होगी, ठीक है ना। P R से है और R Q से है, ठीक है। तो P की कीमत ज्ञात करनी है, तो जो सबसे कम है ना उसकी मान लेता हूं मैं। माना P की कीमत वो होगी भाई X रुपए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपके पास, सॉरी Q की कीमत है, ठीक है। अब Q R की कीमत Q से 20% अधिक है, ये Q की कीमत होगी आपके पास X रुपए, R इससे 20% अधिक है, ठीक है। तो R क्या आ जाएगा, X गुणा में 1 जमा 20/100, ठीक है। ये आ गया, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास ये आ गया 6x/5। देखो 100 एकम 100, 120 को 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास। ये किसकी आ गई, R की। अब ये कहता है P की कीमत R से 25% अधिक है, तो P है, ठीक है ना, वो क्या आएगा, ये किसकी कीमत है, ये है आपकी R की, और इस तो 25% अधिक है, तो ये हो गया भाई, ठीक है। यो कितना हो गया, 6x/5 गुणा में 125/100। ये देखो भाई आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 से 25 पे कट गया, 25 तो यू कट गया 4 पे, और 6x/4 हो गया 3x/2। एक की कीमत ये आ गई, एक की कीमत ये आ गई, एक की कीमत ये आ गई। अब तीनों जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 330 के बराबर कर देंगे हम, ठीक है। तो x जमा 6x जमा 5 जमा 3x और बराबर 330, ठीक है भाई। एलसीएम कितना आ गया, 10।
10x जमा 12x जमा 15x, ठीक है, बराबर 3330। ये भाग कर रहा है, उड़ जाकर आपको गुणा कर देगा। ये 15, 27, 37 x बराबर गुणा में 10, ठीक है। अब आपके पास 37 में 333 होते हैं 90, x की कीमत आ गई 900। x की कीमत कितनी आ गई? 900। आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है p कितना है? 3x बटे 2। तो p 3x बटे 2 है, 3 गुणा में 900 भाग में 2। 2 से 450 कट गया, 450 और 3 की गुणा कितनी आ गई? 1350। तो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। यहां देखते हैं भाई क्या दिया है आपको, 10 से 250 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो ये बताना है कितनी जो आपकी संख्याएं हैं 10 से 250 तक की, तो 4 से भाग होने वाली संख्याएं हैं वो कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो 10 से आगे 12 भाग होगी, फिर आगे 16 और लास्ट में 248 भाग होगा भाई, ठीक है। अब आप इनको ऐसे ही जोड़ोगे तो आपका बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे, वो क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए पहला पद है, एन पद निकालेंगे कितने हैं, और डी उनके बीच का अंतर है, और ए एन जो आपको लास्ट वाला पद है वो ये कितना हो गया 248। ए कितना है 12, एन आपने निकालना है, डी कितना है 4, इनका बीच का सारा का अंतर। इस साइड आके घट गया भाई 236, एन माइनस 1 ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा भाग, ठीक है। 4 5 20, 4 9 36, 59 बराबर एन घटा 1, एक इस साइड आके जुड़ जाएगा, और ये कितना हो गया 60। तो कितनी संख्या होगी, कुल 60 होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर होगा।